Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with part 2 of the class 9th Economics chapter 3 Poverty as a Challenge. हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, देन कम टू पार्ट 2. फाइन, तो उस वीडियो में हमने बेसिक्स देखा था कि सबसे पहले हमने स्टोरी देखी, दोनों स्टोरी से हम क्या समझते हैं उसका एनालिसिस किया. देन हमने पॉवर्टी के डायमेंशंस देखे, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबल सेक्शंस, उनके बारे में पढ़ा, कुछ टेबल्स एंड ग्राफ्स के थ्रू एस्टिमेट्स भी स्टडी किए. तो आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे यहाँ पे और इससे ये पूरा चैप्टर जो है आपका होलिस्टिकली कवर हो जाएगा. फाइन, पर आप ये मत समझना कि आपको पॉवर्टी एक दिन में समझ आ जाएगी. That is not possible, but still we are trying our best to study these concepts. तो उसमें हमने इंडिया के सिनेरियो के बारे में बात की थी ना कि इंडिया में कैसे स्टैट्स हैं, इंडिया में कौन सा स्टेट पुअर है, इंडिया में पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है, हमने उसको स्टडी किया था. आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. इन अर्बन केसेस क्या था, 1000 रुपीज़ एंड 2100 कैलोरीज पर डे per person, and in rural areas rupees 816 per month and calorie requirement is 2400 per day per person. World Bank की क्या definition थी, it was $1.90 per day. Fine. तो अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, अलग अलग कंट्रीज में एट द ग्लोबल लेवल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है. The proportion of people in different countries living in the extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% to 10% in 2005. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि in 1990 to 2015 ये बोल रहे हैं कि अगर हम ईयर 1990 से 2015 तक की एक जर्नी देखें तो जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है कि $1.90 से अगर कोई पर्सन कम अर्न कर रहा है पर डे में तो वो पुअर कैटेगराइज्ड होगा. फाइन, तो अगर इस डेफिनेशन को देखते हुए हम इन ईयर्स को देखते हैं तो एक स्टडी हमारे सामने आती है कि पॉवर्टी जो है वो कम हुई है. 1993 में ये थी 36% एंड 2015 में इट केम डाउन टू 10%. तो आप ये देख सकते हो कि देयर इज अ रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल इन अ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. फाइन, although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. हालांकि जो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो है इसमें रिडक्शन हुआ है, 36% से जो पॉवर्टी है वो 10% है, बट स्टिल हर रीजन वाइज ये क्या करता है, डिफर करता है. फाइन, ऐसा नहीं है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे या वहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, बट स्टिल रीजनल डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investments in human resource development. हमने पिछले लेक्चर में जापान का एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि कैसे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्स में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया कि इट इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड. सो इसी तरह से राइट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया वगैरह में क्या है कि बहुत ही डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है पॉवर्टी लेवल्स में. फाइन, तो इन रीजन्स में क्या है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है. नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88% in 1981 to 14.7% in 2008 and 0.6% in 2009. तो आप ये देखिए स्टैटिक्स तो काफ़ी चौंकाने वाले ही हैं. फाइन,
1981 में क्या था 88.3% एंड इट केम डाउन टू 0.6% इन 2019। ये लेवल है चाइना में। फाइन। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, Bangladesh, Bhutan, the decline has also been rapid, 34% in 2005 to 15.2% in 2014। तो इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी क्या है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये कंपैरिजन है हेड काउंट रेशियो, कंपैरिजन अमंग सेलेक्टेड कंट्रीज़। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इट इज़ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। फाइन। तो ये क्या होता है, हेड काउंट रेशियो। तो एक ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.9 अ डे। तो इन कंट्रीज़ में क्या है, जैसे नाइजीरिया में 39.1% जो पॉपुलेशन है वो $1.90 से कम कमाती है। इंडिया में सिचुएशन क्या है हमने देख लिया है ऑलरेडी, इट इज़ 22.5 2011 सेंसस के हिसाब से। चाइना में आप देखिए रिमार्केबल प्रोग्रेस 0.5%। सो नंबर ऑफ पुअर पीपल आप एस्टिमेट कीजिए इससे। श्रीलंका आल्सो हैज़ 0.9, इंडोनेशिया 2.7, ब्राज़ील 4.6। दीज आर वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। फाइन। In sub-Saharan Africa, poverty in fact declined from 51% to 40.2%। तो 2005 में कितनी थी, सब सहारन रीजन की बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कि कौन सा है सब सहारन रीजन। सो 2005 में इट वाज 51% एंड 2018 में कितनी डिक्लाइन हुई, 40.2%। हालांकि अभी भी जो सहारन रीजन है, सब सहारन रीजन है, इट इज़ लाइक वेरी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन रहती है। In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% to 4%. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. So poverty कुछ जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे रशिया, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, मतलब 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया बना। तो पहले वहाँ पे इतनी पॉवर्टी नहीं थी, बट अभी वहाँ पे फिर से धीरे धीरे थोड़ी बढ़ रही है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस proposes ending poverty of all types by 2030। very important statement। यूनाइटेड नेशंस के कुछ सस्टेनेबल गोल्स हैं। फाइन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, किसके हैं, यूनाइटेड नेशंस के हैं। फाइन। तो यूनाइटेड नेशन का एक सस्टेनेबल गोल ये कहता है कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हर एक फॉर्म ऑफ पॉवर्टी को फिनिश करना है। फाइन। बाय 2030 इट इज़ द टारगेट ईयर। 2030 क्या है, टारगेट ईयर है जब तक हमें हर तरीके की पॉवर्टी को ख़त्म करना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या स्टैटिस्टिक्स रहते हैं 2030 में। सो ये जो हम पहले स्लाइड में बात कर रहे थे कि शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.90 पर डे, 2005 से 2019 तक का ये कंपैरिजन है। तो साउथ एशिया में आप देखिए कि इट हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन, इट हैज़ डिक्लाइंड इन ऑल ऑफ दीज, बट चाइना में ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि इट्स ओनली सम 0.6%। फाइन। साउथ एशिया में अगर आप एवरेज देखो तो इट इज़ स्टिल समथिंग 45%। लैटिन अमेरिका में डिक्रीज़ हुआ, सब सहारन रीजन में भी डिक्रीज़ हुआ है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में भी डिक्रीज़ हुआ है। फाइन। ये अफ्रीका का मैप है एस कॉन्टिनेंट, ये वाला जो रीजन है ये सब सहारन रीजन है। फाइन। जो हम बात कर रहे थे ना सब सहारन रीजन में अभी 40.2% है, तो ये सब सहारन रीजन है। फाइन। तो यहाँ पे देखिए पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यहाँ पे मिलियन से पीछे परसेंटेज के टर्म्स में था। फ्रॉम 1990 टू 2030
ये हमारे फोरकास्ट है यहाँ पे, क्योंकि डाटा सिर्फ 2015 तक का ही लिया हुआ है, 30 तक तो हमें एलिमिनेट ही करना है। फाइन, सो आप ये देखिए ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में, देन मिडल ईस्ट, फाइन, दिस पर्पल कलर, दिस येलो कलर इज सब सहारन रीजन। तो इतने लोग जो हैं ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। बाय 2030 forecast indicate that nearly 9 in 10 of the extreme poor will live in sub-Saharan Africa। forecast कहते हैं कि 10 में से 9 लोग जो हैं एक्सट्रीम पुअर होंगे सब सहारन अफ्रीका में। सो इस तरह के कुछ ग्रूलिंग डेटा हैं पॉवर्टी के ऊपर। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, कारण क्या है पॉवर्टी के। हालांकि स्टार्टिंग लेक्चर में हमने देखा है कि वेरियस डायमेंशंस क्या हैं, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, कॉजेज। देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में जो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, हेड काउंट रेशो 25% ऑलमोस्ट है कि 25% जो लोग हैं इंडिया में वो बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करते हैं। फाइन, तो क्या कारण है? पहला है हिस्टोरिकल रीज़न। पहला कारण क्या है? हिस्टोरिकल रीज़न। कब से है ये? जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय की बात है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स जब आए, इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो उस टाइम से डेवलपमेंट ही नहीं हुआ इंडिया में। सो डेवलपमेंट का लेवल काफ़ी कम था, और उसके ऊपर जो पॉलिसीज़ थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को, आर्टिसंस को, इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। जो इंडिया में जो लोग थे, इतना अच्छा इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, फाइन, इतनी फाइन जो है कॉटन थी, सिल्क था। हम बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि इंडिया में ये सारी चीज़ें कितनी प्रोमिनेंट थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब आए, इन्होंने क्या किया कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाने लगे ब्रिटेन, एंड वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके वहाँ से चीज़ें मैन्युफैक्चर करके फिर फाइनल गुड्स जो है इंडिया में थ्रो करते थे। तो जब इंडिया में जो ऑलरेडी आर्टिसंस, जो हैंडीक्राफ्ट जो पर्सन है वो बना रहे हैं, तो उनका मार्केट जो है ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स ने। तो ये भी एक रीज़न था कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया। टेक्सटाइल, आपको पता है इंडिया में इतना प्रोमिनेंट था टेक्सटाइल बिजनेस, बट धीरे धीरे कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी तो ये सब उन्होंने रूइन कर दिया। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। 1980s तक क्या है, काफ़ी लो ग्रोथ रेट रही है इंडिया की। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। तो इससे क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट नहीं है, जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, पॉवर्टी कैसे कम होगी। सो दिस वाज अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। 1950s के बाद में क्या होता है ना कि उससे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, फाइन, बहुत कम थी। एंड 1950s के बाद में क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, फाइन। हम 3 फेजेस पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, 1921 से 50s तक, 50s से 80s तक, एंड 80s के बाद से, फाइन। तो इस टाइम पे क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से, डेवलपमेंट ना होने की वजह से, फाइन, इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से क्या है, जॉब्स कम है। तो फैमिली का साइज़ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब कम हो रही है, इनकम कम है, तो ग्रोथ कैसे होगी। The two combined to make the growth rate of per capita income very low। पर इंडिविजुअल जो पर्सन जो कमा रहा था बहुत ही लो इनकम थी, तो इससे क्या हुआ कि फेलियर हुआ। कहाँ पे? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी, पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसको भी कंट्रोल करना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ, पॉवर्टी का एक साइकिल ही चलता जा रहा था, फाइन। With the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities were created in agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. Fine, तो यहाँ पे क्या है
कि जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जैसे जैसे इरिगेशन अच्छा हुआ, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया वो प्रोमिनेंट था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का पोर्शन। तो ये स्टेट्स क्या हुए, धीरे धीरे प्रॉस्परस हुए। यहाँ पे धीरे धीरे फार्मर्स की इनकम बढ़ी, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन जो बाकी रीजन्स थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। तो इन रीजन्स में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट अच्छा था वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, लेकिन बाकी के रीजन्स अभी भी उतने डेवलप्ड नहीं थे। इसीलिए ये पॉइंट कहता है कि इफ़ेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली, कि ये जो इफ़ेक्ट्स थे ये इंडिया के सिर्फ कुछ ही पार्ट्स तक लिमिटेड थे, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रहा था यहाँ पे। फाइन, कि पॉपुलेशन एक तो इतना ज़्यादा हो रहा है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों से कैसे लड़ा जाए। तो एक ही साइकिल ऑफ पॉवर्टी फॉर्म कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन कब आता है, 1960s की बात है ये। तो कुछ स्टेट्स में क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई एंड कुछ स्टेट्स प्रॉस्परस भी हुए, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। फाइन, द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, हालांकि उन्होंने कुछ जॉब्स ऑफर करी, लेकिन सभी जॉब सीकर्स को वो नहीं ऑफर कर पाए। जैसे आप प्रेजेंट डे सिचुएशन भी देखते हो कि कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारी कंट्री में एंड गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो कितनी लिमिटेड हैं। तो इतने ज़्यादा यंग जो यूथ हैं उनकी नीड्स को कैसे केटर किया जाए। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी यही केस था कि जॉब सीकर्स, जॉब लेने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे एंड जॉब्स जो थी वो कम थी। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया कि कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई छोटी मोटी जॉब करने लगा, कोई वेंडर बन गया, कुछ छोटी मोटी चीज़ बेचने लगा, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया एंड कोई डोमेस्टिक सर्वेंट बन गया। तो इस तरह की जॉब्स जो हैं लोगों ने पिक कर ली एंड उससे क्या हुआ, वो छोटी जॉब कर रहे थे तो उनकी इनकम भी कम थी। फाइन, इनकम कम थी, पैसे कम मिल रहे थे, तो घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब कि सिटीज़ में जो आउटस्कर्ट्स वाला एरिया था वहाँ पे स्लम्स में उन्होंने रहना शुरू कर दिया एंड इस तरह शुरुआत होती है पॉवर्टी, जो कि एक रूरल फिनोमिना था, जो कि गांव में परसिस्टेंट थी, अब धीरे धीरे शहर में स्प्रेड होती गई, अब एक अर्बन प्रॉब्लम बनती जा रही थी। फाइन, क्योंकि लोगों ने कोई भी जॉब पिक करके अपने जीवन को गुजारने के लिए कोई भी जॉब पिक करके अपना शुरू किया एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि वो स्लम्स में रहने लगे, क्योंकि हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे ये फिनोमिना अर्बन सिटीज़ में स्प्रेड होता गया, पॉवर्टी स्प्रेड होती गई। उसके बाद क्या हुआ कि पॉवर्टी रेट्स का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इनकम इनइक्वालिटीज़। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी इनकम इनइक्वालिटीज़ के बारे में, कि इंडिया में जो है इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, ये वाइडन होता जा रहा है। फाइन, तो इनकम की इनइक्वालिटी है, ठीक है। One of the main reasons for this is unequal distribution of land and other resources. इसका एक रीज़न ये भी है कि जो लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। हालांकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 47 के बाद तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आई, गवर्नमेंट ने 50s 60s के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स पे काफ़ी सारा काम किया कि जो लोग गरीब हैं, लैंडलेस हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, एंड वो लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो उनसे लेकर लैंडलेस को लैंड दी जाए। फाइन, कि जो जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको भी ज़मीन दी जाए। तो इस तरह की काफ़ी सारी पॉलिसीज़, एक्ट्स आए, लेकिन इनका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है देखने को, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया ग्रास रूट्स लेवल पे। तो ये भी एक रीज़न है कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो सबके पास बराबर नहीं है, इसीलिए पॉवर्टी जो है वो भी हाई है। फाइन, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कुछ सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money.
जैसे कि अगर हम देखते हैं कि मान लो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी है या कोई सोशल ऑर्डर भी है, कोई सोशल फंक्शन भी है, तो उसके लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जनरली जैसे मान लो बेटी की शादी करनी हो तो उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। ये एक जनरल माइंड सेट है लोगों का। तो कुछ सोशल कल्चर जो है फैक्टर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं कुछ रिलीजियस सेरेमनीज में, सोशल इवेंट्स में। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स। जो छोटे किसान हैं उनको पैसे चाहिए कि वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीद पाएँ। एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, तो इनको खरीदने के लिए भी क्या है, किसान को पैसे चाहिए। गरीब लोग जो हैं उनके पास इतनी सेविंग्स होती नहीं है, सेविंग्स नहीं होती तो वो बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। अब वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि पहले वो लोन लेंगे, उसके बाद वो इनपुट्स खरीद के लाएंगे, उनकी ज़मीन पे इतनी पैदावार नहीं होती, उनके लैंड पे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि जिससे वो मनी सेव करें एंड जो लोन लिया है उसको रिटर्न करें विद इंटरेस्ट। तो ये क्या है, वो एक ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ये क्या है, वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं कि पहले पैसे नहीं थे, लोन लिया, फिर अब लोन नहीं चुका पा रहे हैं, फिर से लोन लेंगे पहले वाले को चुकाने के लिए। तो ये क्या है, एक डेट ट्रैप में फंसते रहते हैं। तो ये डेट ट्रैप जो है ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। तो इन सब जो डायमेंशंस हमने देखे पॉवर्टी के, तो इनको दूर करने के लिए कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। पॉवर्टी को ख़त्म करना हमेशा से ही हमारी कंट्री की एक प्रायोरिटी रहा है, मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। करंट जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, वो 2 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। पहला तो ये कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, कि धीरे धीरे अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम होगी। दूसरा, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वो लोग कि जिनको ज़्यादा खतरा है पॉवर्टी से, उनके लिए कुछ स्पेशल, सिर्फ उन्हीं को फोकस करते हुए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाएं। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडियन गवर्नमेंट ने रन भी किए हैं। Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. India presently अभी न्यूज़ में आया था कि India is the 5th largest economy in the world, surpassing UK's. फाइन, तो इंडिया अभी क्या है ग्लोबल लेवल पे, इट इज़ 5th largest economy. तो इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रहा है वर्ल्ड में. द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% in 1970s to about 6% during the 80s and 90s. तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आए. The higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉवर्टी में रिडक्शन होगा. तो यही पहला फीचर है जिस पे गवर्नमेंट वर्क करती है. There is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human resources. फाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इनकम अच्छी होगी, सेविंग्स अच्छी होंगी, इन टर्न क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है. फाइन, सो देयर इज अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड poverty reduction. Economic growth, if increases, will reduce the poverty. However, the poor may not be able to take the direct advantage from the opportunities created by economic growth. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ही कम है. इंडिया की इकोनॉमी मेजरली क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है. एग्रीकल्चर में बहुत सारे मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. लेकिन रिटर्न बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न क्या है, कम है.
This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. वही बात जो मैंने कही कि मैक्सिमम लोग क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, अपना 100% देते हैं बट उनको रिटर्न क्या है, उतना अच्छा नहीं मिलता है. फाइन. अब कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ने रन किए हैं. पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स टिल डेट. फाइन. 2005 में लॉन्च हुआ था ये MG नरेगा. इट हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स. इसमें क्या होता है कि रूरल एरिया में हर किसी को जो लेना चाहे इस प्रोग्राम को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑन अ फिक्स्ड वेज बेसिस. फाइन. तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है रूरल एरियाज़ में. इससे क्या है कि जो वहाँ के जो लोकल गांव के लोग हैं उन्हीं से कुछ थोड़ा काम करवाया जाएगा. मान लो कुछ डेवलपमेंट का काम, कुछ रोड बनाने का काम, तो कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे. 100 दिन का रोजगार होगा एंड फिक्स्ड वेजेस उनको दिए जाते हैं. 1/3 of the proposed jobs have been reserved for women. Again a very good thing कि 1/3 जो इसमें jobs हैं वो women के लिए reserved हैं. The scheme provide employment to 220 crore persons. Fine. इतने लोगों को इन्होंने employment provide किया है. 4.78 crore households. The share of SC/ST women person days in the scheme are 23%, 17 and 53%. तो आप ये देखिए कि शेयर डे बाई डे कितना इम्प्रूव हुआ है. SCs ने 23%, ST 17 एंड वुमेन 53% इस प्रोग्राम में एम्प्लॉयमेंट गेन करते हैं. रिसेंटली मार्च 2018 में वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज़ बीन रिवाइज्ड स्टेट वाइज. इसमें जो वेजेस दिए जाते हैं उसमें हर एक स्टेट के अपने अलग अलग वेजेस होते हैं एंड ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. जैसे कि 281 पर डे पे किया जाता था हरियाणा में वर्कर्स को एंड 168 पर डे पे किया जाता था बिहार एंड झारखंड में वर्कर्स को. तो इस तरह से वेज रेट भी क्या है, अलग अलग हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इट इज़ अ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. फाइन. सेकंड है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY इज अनदर स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी 1993 में. इस स्कीम का एम क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का कुछ काम करें फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, सो दे कैन सेट अप देयर ओन स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं तो वो अपना कुछ छोटा बिजनेस सेटअप कर पाएँ. तीसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP जो लॉन्च हुआ था 1995 में. इस प्रोग्राम का एम क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या है बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है ताकि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, स्किल्स प्रोवाइड कर सकें एंड इस तरह का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें. REGP भी यही प्रोग्राम था. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये लॉन्च हुआ था 1999 में. इस प्रोग्राम का एम क्या है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको अबव पॉवर्टी लाइन लेकर आना बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज़. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ गांव में मान लो कि कुछ कुछ औरतें ग्रुप बना के इकट्ठी होके कुछ छोटी मोटी चीज़ें बना रही हैं. मान लो कुछ पापड़ बनाया, कुछ अचार बनाया, कुछ छोटा मोटा कुछ मैन्युफैक्चर किया एंड उसको इस काम करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, बैंक थोड़ा क्रेडिट भी देगी, गवर्नमेंट भी थोड़ी हेल्प करेगी एंड ताकि वो सस्टेनेबल लिविंग कर पाएँ अपनी. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट रन करती है.
Under the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY) launched in 2005, additional central assistance is given to the states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, rural electrification. तो ये सब स्टेट्स कवर करते हैं किसमें? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इसमें स्टेट्स प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, इन सभी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है? स्टेट्स. एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना. अंत्योदय जो क्लास ऑफ पीपल है जिनको हम बोलते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. सो दिस क्लास इज बेसिकली पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. तो गवर्नमेंट की स्कीम है कि इनको अन्न मतलब राशन दिया जाए एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट. 2 और 3 रुपए किलो के हिसाब से इनको अनाज दिया जाता है. व्हीट एंड राइस, सीरियल्स ऑल्सो, पल्सेस ऑल्सो एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट. तो ये है अंत्योदय अन्न योजना. क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मतलब हम एक टारगेटेड जो स्कीम चला रहे हैं जो कि अंत्योदय सेक्शन को कवर कर रहा है. The results of these programs have been mixed. इनके रिजल्ट्स कुछ मिक्स्ड आए हैं. जैसे एक्चुअली मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर उस पॉलिसी का होता है तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो कहीं अगर कोई लैक इन इम्प्लीमेंटेशन है या फिर कोई राइट टारगेट नहीं मिल पाया तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि प्रॉपर रिजल्ट्स हमें नहीं दिखते हैं. देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स. हमने ओवरलैपिंग भी देखी कि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं नाम अलग हैं बट काम जो है उनका वो एक ही है. डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू डिजर्विंग पुअर. मतलब विद गुड इंटेंशंस ये लॉज, एक्ट्स, पॉलिसीज बनाए गए बट बेनिफिट्स जो हैं कुछ सेक्शंस तो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं बट सभी सेक्शंस जो हैं दे आर नॉट fully benefited by these programs of the government. The challenges ahead. हमने एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़ लिए, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स भी पढ़ लिए. चैलेंजेस हमारे सामने बहुत सारे हैं क्योंकि पॉवर्टी जैसे हमने देखा कि SDG UN का भी एक गोल है कि हमें हर तरीके की पॉवर्टी को ख़त्म करना है 2030 तक. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas. बहुत हमें disparities देखने को मिलती हैं. Inequality in incomes है. So ये सारे challenges हैं गवर्नमेंट के आगे and society at a large के आगे भी. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. ये हमने पढ़ा कि कुछ जो economic groups हैं, social groups हैं, CSTs, casual workers, ये क्या है? ज़्यादा vulnerable हैं. तो पॉवर्टी रिडक्शन तभी हो पाएगा जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो एंड हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन करवाएं, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट of women and vulnerable sections of the society. So all these measures together can lead to reduction in poverty. The official definition of poverty however captures only a limited part of what poverty really means to people. जो official definition है वो सिर्फ हमने देखा ना कि 2-3 पैरामीटर्स को जोड़ती है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. पॉवर्टी अगर आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो उतना कंजम्पशन जिनका है एंड जिनकी बेसिक मिनिमम भी है पर क्या वो लिटरली हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट पुअर. डू दे हैव गुड एजुकेशन और शेल्टर और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस? आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कंटिन्यूड? तो अगर ये सारी चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं तो हम कह सकते हैं कि स्टिल इट इज़ अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी बिकॉज सिर्फ कंजम्पशन और इनकम लेवल्स का सफिशिएंट होना ही पॉवर्टी को नहीं बताता है. देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स जो कि इस पॉवर्टी की वाइडर डेफिनेशन में केटर होते हैं. फाइन. वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि
पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है कि पॉवर्टी में क्या क्या आएगा वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, क्योंकि अभी हमारे आगे बहुत सारे बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, हेल्थ केयर पे फोकस करना है, राइट इन्वेस्टमेंट इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड these all measures with the help of government measures can help in reducing the poverty of India. Fine. And to achieve a gender equality and dignity for the poor, having a dignified life is also a very important aspect of being human. Fine. So हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं पॉवर्टी से रिलेटेड वो देखे, डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन देखा, कंट्रीज़ का देखा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में पढ़ा। Fine. So all these we have covered in part 1 and 2, and here we come to the end of chapter 3 of economics. So thank you. That's all for today.